प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या एचपी। और यदि मैं कहूं कि आपको हरात्मक श्रेणी के बारे में मालूम है तो आप कहेंगे, अरे ये कैसे हो सकता है, हम तो हरात्मक श्रेणी के बारे में नहीं जानते। किंतु यदि आपको समांतर श्रेणी मालूम है, एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम है, तो आपको हरात्मक श्रेणी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हरात्मक श्रेणी को हम समांतर श्रेणी में बदल सकते हैं और समांतर श्रेणी को हम हरात्मक श्रेणी में बदल सकते हैं। दोनों एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? बिल्कुल जैसे पानी को बर्फ में बदला जा सकता है और बर्फ को पानी में बदला जा सकता है, लेकिन दोनों का फार्मूला सूत्र तो H2O है, H2O। लेकिन एक द्रव अवस्था में होता है और दूसरा ठोस अवस्था में होती है, और ठोस को हम द्रव में और द्रव को हम ठोस में बदल लेते हैं। आपको मालूम होगा, यदि हमने फ्रीजर में रखा तो द्रव ठोस में बदल जाएगा, और यदि कमरे के तापक्रम में ले जाए तो जो ठोस है वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो ऐसा ही रूपांतरण यहाँ पर समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में होता है। बस कुछ शर्तों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने काफ़ी इस पर समांतर श्रेणी पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनका अवलोकन कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हरात्मक श्रेणी क्या होता है। इसके लिए मैं आपको समांतर श्रेणी से शुरू करता हूँ। समांतर श्रेणी जैसा कि हम उदाहरण से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यह अनंत पदों तक जा सकता है या n पदों तक जा सकता है, और n कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, यानी ये काफी बड़ी श्रेणी भी हो सकती है, छोटी श्रेणी भी हो सकती है, या अनंत श्रेणी भी हो सकती है। किंतु यह श्रेणी या विन्यास क्या वास्तव में समांतर श्रेणी है, इसका पता बड़ी आसानी से लगाया जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप समांतर श्रेणी की मेरी वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। और एक बार आप समांतर श्रेणी को देख लिए तो यह प्रथम पद है 1, फिर हम क्या करते हैं, द्वितीय पद या कोई भी पद लेते हैं और पूर्व पद से माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस 1। हमने 3 को लिया, पूर्व पद से माइनस कर दिया, 1 मिला। 4 को लिया, पूर्व पद से माइनस कर दिया, 4 ऋण 3, 1 मिल गया। तो हम यह सुनिश्चित हो गए कि यह जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है। अब आप बोलेंगे यह समांतर श्रेणी है, लेकिन हमें तो आप पढ़ा रहे हरात्मक श्रेणी, तो हम आपको वहीं से शुरू करते हैं जो आपको आता है, और जो आता है उसके बाद हम वो बताते हैं जो आपको नहीं आता, यानी नहीं आता है को आता है से हम जोड़ देते हैं, एक सेतु बना देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हरात्मक श्रेणी क्या होगा। हरात्मक श्रेणी हम देखते हैं तो इसके लिए क्या होगा, बड़ी सरलता से हम बनाएंगे, इसी को रूपांतरित कर देते हैं, हम वही लिख देंगे। चलो मैं वही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। आप तो बोलेंगे सर आपने तो सेम लिख दिया जबकि ये तो अलग है। हाँ, अब देखिए हम कैसे बदलते हैं। हमको क्या करना है, 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1, यानी आपने क्या कर दिया, इसका व्युत्क्रम ले लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी इनके पदों का व्युत्क्रम ही हरात्मक श्रेणी कहलाता है, या हरात्मक श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम ही समांतर श्रेणी कहलाता है। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, जो भी संख्याएं दी गई हैं आप क्या करेंगे, उन्हें हर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे और अंश में आप 1 रखेंगे, तो यह बन गया हरात्मक श्रेणी। तो यह तो हुआ समांतर श्रेणी के जरिए हरात्मक श्रेणी को हमने बताया, लेकिन हरात्मक श्रेणी की मूल परिभाषा क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। हरात्मक श्रेणी की जो मूल परिभाषा है वो बड़ी सरल है, यानी कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी लगातार पद को हम हरात्मक श्रेणी में कहेंगे, यानी कोई भी 3 लगातार पद हरात्मक श्रेणी में कही जाएगी, जबकि इस शर्त का पालन हो, जबकि किस शर्त का पालन हो, हरात्मक श्रेणी के लिए शर्त है a बटा c बराबर हो a ऋण b बटा b ऋण c का। तो अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं, चलिए कौन सा ले, चलो यही ले लेते हैं भाई। मान लेते हैं हम इस 3 पदों को हमने लगातार 1 2 3 इन लगातार पदों को हमने ले लिया, और देखा हम समांतर श्रेणी को अभी नहीं जानते, तो हमने देखा सब हरात्मक श्रेणी की मूल परिभाषा क्या है, 3 लगातार पद
हरात्मक श्रेणी में कहलाएंगे यदि a बटा c बराबर हो a ऋण b और बटा b ऋण c के। तो चलिए ये देखते हैं कि यह शर्त का पालन करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो हरात्मक श्रेणी में होगा। तो देखिए बड़ी आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, a बटा c यानी a कितना है 1 बटा 1, c कितना है 1 बटा 3, ठीक है, बराबर a कितना है 1 बटा 1 ऋण b कितना है 1 बटा 2, फिर b कितना है 1 बटा 2 ऋण 1 बटा 3। बड़ा सरल कर देते हैं। तो ये तीनों पर चला गया, 3 बराबर ये इसका ऊपर कितना चला गया, ये जो ऊपर 2 है, और लघुत्तम कितना 2 ऋण 1 1, तो ये 1 बटा 2, नीचे में कितना हुआ 6, लघुत्तम 6, तो ये 3 ऋण 2 1 बटा 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 बराबर ये आप 1 बटा 2 है 1 बटा 2 गुणा ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 6 बटा 1, 2 दिया 6, तो 3 बराबर 3। देखो यह इस शर्त का पालन किया। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप सुनिश्चित हैं कि अगर समांतर श्रेणी यह है तो हम इसे हरात्मक श्रेणी में बदल सकते हैं, और अगर हरात्मक श्रेणी है तो यह समांतर श्रेणी में भी बदला जा सकता है। तो अगर आपको हरात्मक श्रेणी का कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुरंत आपको इसको उल्टा कर दीजिए। इसको उल्टा करेंगे तो आपको 1 2 3 मिल गया, और समांतर श्रेणी को बना दीजिए, और उसके बाद आप उसी को उसका व्युत्क्रम करके रेसिप्रोकल करके हरात्मक श्रेणी में बदल दीजिए। तो यह इसका हरात्मक श्रेणी है। यह कितने पदों के लिए हुआ, 3 पदों के लिए। भाई यहाँ तो ज्यादा पद है, n पद हो सकते हैं, अनंत पद भी हो सकते हैं। तो भैया कोई भी आप क्या कीजिएगा, 3 लगातार पदों को लीजिए, 3 लगातार पदों को लीजिए, 3 लगातार पदों को लीजिए, और यह कंफर्म कीजिए कि यह इस शर्त का पालन करता है या नहीं। और यदि करता है पालन तो निश्चित तौर पर यह क्या होगा, हरात्मक श्रेणी होगा, और अगर पालन नहीं करता तो वो हरात्मक श्रेणी नहीं होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसका कितना पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको तुरंत इसको समांतर श्रेणी में तब्दील करना है, और उसके बाद जब ये समांतर श्रेणी में तब्दील हो गया तो आपको मालूम है वह कैसा लिखा जाता है, पहला पद a, फिर आपको डिफरेंस मालूम पड़ गया, जो यहाँ का डिफरेंस होगा वो उसके आखिरी तक का डिफरेंस होगा, a, फिर क्या होगा a प्लस डी, ये दूसरा पद, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। इसी प्रकार हम बढ़ते जाते हैं, और आखिरी में जो हमें पद मिलता है, nवां पद मिलता है, वो होता है क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 और d। तो आप n यानी 5 करोड़, तो 5 करोड़ ऋण 1 d, a आपको मालूम है प्रथम पद, d आपको मालूम है सर्वांतर या डिफरेंस। तो आपको जितनी भी पद कही गई है वो आप ये पद की संख्या लिख दीजिए, घटा दीजिए, और आपको आखिरी पद मिल जाएगा। तो एक बार समांतर श्रेणी मिल गई, आप क्या किए, उसका व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कर दिए, और जैसे आप उल्टा करेंगे तो आपको हरात्मक श्रेणी मिल जाएगी। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने समांतर श्रेणी के गुणों का प्रयोग करते हुए हरात्मक श्रेणी को समझ लिया। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से ये समझ आ गया होगा कि हरात्मक श्रेणी क्या है, और यह केवल ABC केवल 3 पदों के लिए नहीं है, यह लगातार 3 पद को आप पूरे पदों के साथ अप्लाई करके देख सकते हैं, हमेशा इसका पालन होगा। यही हरात्मक श्रेणी है। देखिए कितना आसान, कितना सरल। अब मैं अगले लेक्चर में हरात्मक माध्य के बारे में बताऊंगा, फिर समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य में आपसी संबंध को बताऊंगा। इस प्रकार के काफ़ी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा कि हरात्मक माध्य क्या है, और इसका पता हम कैसे लगाते हैं, और कैसे कंफर्म करते हैं कि कोई श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है या नहीं। फिर से एक ही तरीका, या तो आप उसको समांतर श्रेणी में बदल लो, और समांतर श्रेणी के गुणों का प्रयोग करते हुए आप उसको व्युत्क्रम निकाल के हरात्मक श्रेणी कर दो। और यदि आपको हरात्मक श्रेणी की शर्त पूछी गई है तो सीधा आप यहाँ पर इस जो शर्त है इस कंडीशन में आप रख दीजिए, और इस कंडीशन में रखकर यदि बराबर आया तो वह हरात्मक श्रेणी में होगा। कितना आसान, कितना सरल। थैंक यू।